गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज जो हमने सब्जेक्ट लिया है वो है इकोनॉमी का, और इकोनॉमी में एक टॉपिक है इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति। तो चलिए इस पर डिस्कशन हम लोग करते हैं। इन्फ्लेशन यानी कि हिंदी में कहते हैं इसको मुद्रास्फीति, ठीक है। आपने सुना होगा इस वर्ड को, हम लोग यूज़ भी करते हैं। तो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई नहीं, बिल्कुल भी नहीं। महंगाई अलग चीज़ है, इन्फ्लेशन अलग चीज़ है, ठीक है। महंगाई जो है वो इन्फ्लेशन का एक फैक्टर है, लेकिन इन्फ्लेशन अलग है और वो अलग है। तो इस दोनों के बीच के डिफरेंस को समझेंगे। उससे पहले हम लोग समझते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है। क्लियर है। इन्फ्लेशन को हम कह सकते हैं कि कंटिन्यूअस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, ठीक है। व्हाट इज इन्फ्लेशन? कोई पूछेगा कि मुद्रास्फीति क्या है, तो कंटिन्यूअस इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल इज नोन एज इन्फ्लेशन। ये डेफिनेशन आपको याद हो गया होगा। अब समझना है कि क्या है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि जनरल प्राइस लेवल क्या और ये कंटिन्यूअस मतलब क्या टाइमिंग इसका होगा। कंटिन्यूटी मतलब होता है ना, आप कंटिन्यूटी तो किसी भी समय को जोड़ सकते हैं। तो ये दो सवाल यहाँ पर बनता है कि कंटिन्यूअस क्या है। अब इसको समझते हैं। एक बास्केट दिया गया, ठीक है, और जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज डाले गए हैं। इसके बहुत सारे आइटम्स इसमें डाले गए हैं, ठीक है। मान लो इसमें बहुत सारे आइटम हैं। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है, इसका हर दो तिमाही में इस गुड्स एंड सर्विसेज का, इसमें जितने भी आइटम्स दिए गए हैं, इसका एक औसत मूल्य निकाला जाएगा। एक एवरेज प्राइस निकालते हैं। कब निकालते हैं? हर 2 तिमाही में, ठीक है। हर 2 तिमाही में मतलब 6 महीने पर इसका एक एवरेज प्राइस निकाला जाएगा, और उसी एवरेज प्राइस को हम क्या कहते हैं? जनरल प्राइस, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। कंटिन्यू मतलब 2 क्वार्टरली और जनरल प्राइस लेवल कहाँ? इस बास्केट में से हम एक एवरेज प्राइस निकाल रहे हैं, एक औसत मूल्य निकाल रहे हैं प्रत्येक 6 महीने पर, तो उसी को हम कहेंगे जनरल प्राइस। तो आपको इन्फ्लेशन समझ में आ गया होगा कि कंटिन्यूअस इंक्रीज इन किसमें? जनरल प्राइस लेवल। अब ये थोड़ा हम लोगों ने टेक्निकली बात कर लिया, इसको थोड़े और आम भाषा में समझते हैं कि ये मैंने क्या बताया। थोड़ा अपने घर से जोड़ देते हैं इसको, ठीक है। ये बास्केट का एग्जांपल हम लोग घर से ले लेते हैं। मान लो ये एक प्लेट है और इस प्लेट में 5-7 आइटम है कि दाल दिया गया है, चावल है, सब्जी है, प्याज है, आप सैलड ले लो, पापड़ है, चटनी है, जो भी है। तो इसमें मान लो 5-7 आइटम है, ठीक है। अब इस सारे आइटम में मान लो एक आइटम हम लेते हैं दाल, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट में दाल जो है वो दिन ब दिन क्या होता जा रहा है? महंगा होता जा रहा है। तो यहाँ पर हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि क्या हो गया? महंगाई आ गया है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दाल क्या हो रहा है? दाल का रेट जो है, दाल का जो प्राइस है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर हम वर्ड यूज करेंगे महंगा। क्लियर है? मैंने इन्फ्लेशन और महंगाई में बताया था। अब इन्फ्लेशन कब कहा जाएगा इसको? कि इस दाल, चावल, सब्जी, रोटी, जो भी आइटम है, इस सारे आइटम का जब हम एक एवरेज प्राइस निकालेंगे, एक औसत मूल्य निकालेंगे, क्योंकि हो सकता है कुछ आइटम का दाम बहुत ज़्यादा बड़ा हो, कुछ का ठीक ठाक हो, कुछ का नीचे भी हो। तो इस सब का जब हम एक एवरेज प्राइस निकालते हैं, तो उस समय हम यहाँ पर वर्ड क्या यूज़ करेंगे? इन्फ्लेशन। यानी कि यहाँ बोलेंगे कि इन्फ्लेशन आ गया, मुद्रास्फीति आ गया। ये क्लियर है कि जब हम इस आइटम में से किसी एक आइटम को बोल रहे हैं कि ये महंगा होता जा रहा दिन ब दिन, तो वहां पर महंगाई वर्ड हम यूज करेंगे। लेकिन जब हम उस पूरे आइटम का एक एवरेज, एक औसत प्राइस निकालेंगे, तब वहां पर हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इन्फ्लेशन। आई थिंक आपको इन्फ्लेशन और महंगाई के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। याद रखना, इन्फ्लेशन का एक फैक्टर है महंगाई, और दोनों अलग चीज। क्लियर है? अब आगे समझते हैं। यहाँ पर मार्केट में इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति तो आ गया। अब इन्फ्लेशन आने से
यहाँ पर इम्पैक्ट क्या क्या हो सकता है, इसके प्रभाव क्या क्या पड़ सकते हैं। तो आप लोग पहले वीडियो को रोकना, थोड़ा सोचना और फिर मिलाना कि कहाँ तक आप लोग सही है और कहाँ तक गलत है, ठीक है। तो इसके इम्पैक्ट को हम समझते हैं। इम्पैक्ट, इसके प्रभाव को हम समझते हैं कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसे एक प्रभाव पहला ये समझ लो कि जैसे मार्केट में जो करेंसी है, ठीक है, अब करेंसी का वो परचेजिंग जो उसको परचेज करने का जो कैपेसिटी है, करेंसी का जो परचेजिंग पावर कैपेसिटी आप बोल सकते हैं, वो शून्य हो जाए, एकदम जीरो हो जाए, ठीक है। करेंसी का मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद ध्यान में रहे। परचेजिंग पावर कैपेसिटी वो क्या हो जाए, एकदम शून्य हो जाए। मार्केट में जो करेंसी है उसका परचेजिंग पावर कैपेसिटी एकदम शून्य हो जाए तो वो करेंसी क्या हो जाएगा, वो मार्केट से क्या हो जाएगा, हम इसको बाहर कर देंगे, ये मार्केट से ये करेंसी निकल जाएगा। इसको समझना कैसे, जैसे अभी एग्जांपल ले लो 25 पैसे का। क्या अभी मार्केट में 25 पैसा, अभी 25 पैसा का यूज होता है? मार्केट में 25 पैसा है नहीं, तो क्यों अब यहाँ पर, अब हम जैसे एक एग्जांपल लो, जैसे कि अभी 1 रुपया चल रहा है, कल को जितने भी कोई भी आइटम है मार्केट में, जो भी चीजें मिल रही है, मान लो वो 2 रुपए से मिल रहा है, 1 रुपए का कुछ आ ही नहीं रहा है। तो जब 1 रुपए का कुछ आ ही नहीं रहा है तो इसका हम बोलेंगे ना कि इसका परचेजिंग पावर कैपेसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। अब इसका कोई कैपेसिटी, अब इसकी कोई जरूरत है ही नहीं। तो जब इस करेंसी का परचेजिंग पावर कैपेसिटी कम हो जाए, जीरो हो जाएगा, तब ये क्या हो जाएगा, ये खुद ब खुद क्या कर देगा, ये मार्केट से बाहर हो जाएगा। तो पहला इंपैक्ट ये होगा। ये क्लियर है कि किसी भी करेंसी का परचेजिंग पावर कैपेसिटी शून्य होने से वो मार्केट से बाहर चला जाएगा, ठीक है। कल को मान लो 2 रुपये ही, मान लो 2 रुपये से ज़्यादा, मान लो 5 रुपये से कोई सामान मिले, 3 रुपये से कोई सामान मिले, तो आपका ये जो 2 रुपये है उसका क्या हो जाएगा, कैपेसिटी, परचेजिंग पावर कैपेसिटी शून्य हो जाएगा और ये मार्केट से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? तो एक इम्पैक्ट तो आपका ये होगा, ठीक है, कि करेंसी ही मार्केट से बाहर हो जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि जो करेंसी ही को ले लो, करेंसी का जो बनावट है, अब देखना करेंसी का बनावट में बदलाव आ सकता है। बदलाव मतलब कैसे, आप देखो जैसे 5 का सिक्का है, 5 का सिक्का पहले बहुत मोटा आता था, अब क्या हो रहा है, पतला हो रहा है। क्योंकि मार्केट में जब इन्फ्लेशन है, जब मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा तो वहां पर क्या होगा कि जो उस सिक्के को, मान लो वो 5 का सिक्का में जो भी मेटल, जो भी आइटम यूज हो रहे हैं बनाने के लिए, वो जब महंगा ही हो गया, जब इन्फ्लेशन आ गया, तो उसको क्या करेंगे, उसमें कम रॉ मटेरियल डालेंगे और उसको क्या करेंगे, पतला कर देंगे, या उसको क्या करेंगे, छोटा कर देंगे। तो ये बहुत सारे रीजन हो सकते हैं यहाँ पर कि आपका करेंसी जो क्या है दूसरा, ये पतला हो जाए, छोटा हो जाए, ठीक है। तो एक दूसरा इम्पैक्ट ये होगा। तो ये 2 इम्पैक्ट याद रखना, पहला कि करेंसी ही बाहर हो जाए क्योंकि उसका परचेजिंग पावर कैपेसिटी क्या हो जाए, कम हो जाए, क्योंकि महंगाई जब बढ़ेगी तो मान लो सब चीज़ महंगा मिल रहा है, अब उस पैसे का कोई वैल्यू ही नहीं है, जीरो ही हो गया, तो वो ऑब्वियसली बाहर हो जाएगा। और दूसरा मैंने क्या बोला कि करेंसी के साइज पर असर पड़ सकता है, साइज छोटा हो सकता है, पतला हो सकता है। क्लियर है, ठीक है। तो ये एक 2 कारक हो गया। और अलग रीजन, अलग इम्पैक्ट समझते हैं क्या क्या हो सकता है इसका। और इम्पैक्ट क्या होगा कि जो पुअर है, जो गरीब लोग हैं, उन पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा, उन पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। क्यों पड़ेगा? क्योंकि उनके पास सरप्लस नहीं होता है, उनके पास अधिशेष जमा नहीं होता है कोई भी चीज़, तो इसलिए उन पर ये अधिकतर प्रभाव करेगा। क्योंकि जिनके पास सरप्लस है, मान लो मेरे पास सरप्लस है, तो अगर कल को इन्फ्लेशन आता तो मैं सर्वाइव कर लूँगी, लेकिन अगर मेरे पास सरप्लस नहीं है तो कल को इन्फ्लेशन आता तो मेरे लिए सर्वाइव कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो एक गरीब पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। चौथा समझ लो और क्या हो सकता है, आप भी प्रभाव सोचना कि और क्या क्या हो सकता है, ठीक है। और प्रभाव क्या होता है कि यहाँ पर इन्फ्लेशन आने से एक चीज़ मैं बता दूं यहाँ रुककर कि मैं जो भी आपको बता रही हूँ, प्रभाव बता रही हूँ, ये यहाँ पर कभी कभी पूछता है, मतलब आपको एक स्टेटमेंट दे देगा कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्वेश्चन दिया और स्टेटमेंट दे दिया। मान लो जैसे मैंने अभी बताया कि करेंसी का जो साइज है, उसकी जो बनावट है, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो वहाँ पर हो सकता है आपको एक स्टेटमेंट में ये डाल दे कि करेंसी का जो साइज है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए,
तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन होने से साइज डिक्रीज हो सकता है, वो पतला हो सकता है, छोटा हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इस टर्म मतलब ये डेफिनेशन को याद रखना है, ठीक है। अब मैंने क्या बोला और इम्पैक्ट क्या हो सकता है आप समझना। यहाँ पर जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन हो तो ऋण देने वाले को फायदा होगा या ऋण लेने वाले को। फिर से मैं सवाल कर दे रही हूँ, आप लोग वीडियो रोक कर आंसर करना, खुद से सोचना कि जब भी मार्केट में इन्फ्लेशन हो तो ऋण लेने वाले को फायदा होगा या ऋण देने वाले को। क्लियर है? चलो आप सोचना इसको और मैं इसको आगे बताती हूँ क्या है कि यहाँ पर ऋण जो ले रहा है वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ने से उसको फायदा होगा और जो ऋण दे रहा है उसको यहाँ पर क्या होगा, घाटा होता है। और ये सवाल पूछा गया है इसलिए इसको ध्यान से सुनना और सारे स्टेटमेंट याद रखना, पूछेगा स्टेटमेंट वाइज। तो मैंने बोला ऋण देने वाले को नुकसान और ऋण लेने वाले को फायदा होता है। कैसे? एक एग्जाम्पल समझना। मान लो एक पेन है, ठीक है। इस पेन का दाम है 100 रुपये, ठीक है। वैसे 10 रुपये में भी पेन आ जाता है, एक एग्जाम्पल समझना। एक पेन है, उसका दाम क्या है, 100 रुपये। 100 रुपये का ये पेन है। अब मुझे ये पेन चाहिए एक दुकान में, ठीक है, एक शॉप है यहाँ पर, उस शॉप में ये पेन रखा हुआ और ये पेन मुझे चाहिए 100 रुपये। तो मेरे पास 100 रुपये है नहीं, ठीक है। अब ये मैं हूँ, ठीक है, मान लो, हंसना नहीं है, ठीक है। मान लो कि ये मैं हूँ, मुझे ये क्या चाहिए, पेन चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे तो है नहीं। अब मैं कहाँ जाऊँगी, मैं अपने किसी फ्रेंड के पास जाऊँगी, मेरी फ्रेंड भी मेरी तरह, ठीक है। तो अब मैं अपने फ्रेंड के पास जाऊँगी, मैं उसको बोलूँगी कि मुझे तुमसे 100 रुपये चाहिए, तो मुझे 100 रुपये दो, ठीक है। अब फ्रेंड है, ठीक है, तो फ्रेंड है लेकिन फिर भी ये क्या करेगा, बोलेगा कि नहीं मैं तुम्हें 100 रुपये दे दूँ, मैं तुम्हें 100 रुपये मिल तो जाएंगे, मैं तुम्हें दे तो दूंगी, लेकिन क्या होगा यहाँ पर कि तुमको इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। तो इसने 5% का एनुअल इंटरेस्ट लगा दिया, है ना। लानत है ऐसे दोस्त पर इंटरेस्ट के साथ जो काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि 5% का इसने इंटरेस्ट लगा दिया, बोला कि एनुअल इंटरेस्ट मेरा 5% हो गया। अब मैं इससे पैसे लेकर आई और पैसे लेकर मैं गई शॉप पे और ये पेन मैंने परचेस कर लिया। कितने रुपए में, तो 100 रुपये में। अब 100 रुपये में मैंने पेन क्या किया, ले लिया। एनुअल इंटरेस्ट कितना लगा था मेरा, 5% का। मतलब मुझे अब ये अपने दोस्त को जब मैं लौटाऊंगी तो मैं इसको कितना लौटाऊंगी, 105 रुपये। अब समझना, ये सिनेरियो आपको समझ में आ गया होगा। अब समझना क्या है कि मैंने लिया 100 रुपये लिया, इसको जाकर दुकान में दिया और यही पेन ले लिया। आप समझना यहाँ पर मार्केट में बढ़ गया इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति आ गई। अब मुद्रास्फीति आने से क्या होगा, मैंने बोला था लेने वाले को फायदा और देने वाले को घाटा होता है। जैसे अब मुद्रास्फीति बढ़ा, अब मेरा मतलब काम हो गया, मेरे पास पैसे आ गए। अब मैं पैसे लेकर गई इसको वापस करने के लिए, मैं इसको कितने रुपए दूंगी, 105 रुपये। क्लियर, 105 मैंने दे दिया। अब इसने तो मुझे 5% एनुअल इनकम इंटरेस्ट लगाया था। अब यहाँ पर मुद्रास्फीति बढ़कर मान लो 6% हो गई, 6% हो गई। मैंने इसको 105 रुपये दे दिए। अब यही पेन लेने के लिए जब मेरी दोस्त यहाँ जाएगी तो क्या इसको जो पैसे मैंने इसको वापस किए हैं, क्या वो उसी पैसे में इस पेन को खरीद पाएगी, नहीं खरीद सके, क्योंकि अब क्या हो गया, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या हो गया, बढ़ के इंटरेस्ट रेट बढ़ के 6% हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या हो गया, नुकसान हो गया। और ये मैंने बस एक अपनी दोस्त का एग्जांपल दिया। कोई भी ऐसा बॉडी जो यहाँ पर ऋण दे, मान लो बैंक के ही पास गए, बैंक इतना रेट लगाया इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो बैंक को तो यहाँ फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो बैंक को 5% के हिसाब से ही मैंने लौटाया और यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ के क्या हो गया, 6% हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना, इन्फ्लेशन बढ़ने से ऋण लेने वाले को फायदा और ऋण देने वाले को नुकसान होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो लेंडर और बोरोवर में फायदा किसको होगा, जो बोरोवर है, और नुकसान किसको होगा, जो लेंडर है, जो ऋण दे रहे हैं, जो ऋण प्रदान कर रहा है, कोई भी ऋण दे रहा है। क्लियर है। तो ये सारे इंपैक्ट आप याद रखना क्या क्या हो सकता है। मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ कि करेंसी जो है
उसका परचेजिंग पावर शून्य हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो मार्केट से बाहर चला जाएगा। दूसरा, करेंसी के साइज में बदलाव आएगा, और बदलाव कैसा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन है मार्केट में। तीसरा, जो पुअर है उनको दिक्कत आएगी, वो सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उनके पास सरप्लस अमाउंट या सरप्लस नहीं होता है। और चौथा क्या, कि यहाँ पर ऋण लेने वाले को फायदा और ऋण देने वाले को नुकसान होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सवाल आता है और पूछा गया था। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे समझते हैं। हमने इन्फ्लेशन का डेफिनेशन समझ लिया, उसके इम्पैक्ट को समझ लिया। अब यहाँ पर हम लोग उसके टाइप्स को समझते हैं। तो इन्फ्लेशन का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ काउज। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ काउज। ठीक है, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ काउज। ठीक है, तो इस आधार पर यहाँ पर 3 इन्फ्लेशन होते हैं। एक को कहते हैं हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और तीसरा है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ काउज, 3 टाइप्स यहाँ पर मैंने बताया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो अब इस तीनों को हम लोग समझते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहला समझते हैं कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है। ठीक है, ये आप सब लिखते जाना, ये भी आपको पूछता है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आपको सवाल कैसे भी घुमाया जाए आप उसको वहां पर कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना। ठीक है, अब पहले हम लोग समझते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या है। तो यहां पर अगर आपको ये वर्ड याद रहेगा, इसको थोड़ा ध्यान रखना, तो आप आंसर कर जाएंगे। डिमांड पुल, यहाँ पर की पॉइंट आप ले सकते हैं डिमांड को। डिमांड पुल मतलब हो गया कि यहाँ पर जब मार्केट में डिमांड हो रहा है, और मार्केट में डिमांड होने से जो मुद्रास्फीति आ रही है उसको हम लोग बोलेंगे डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, डिमांड होने से। मैं एक एग्जांपल दे दूँ आपको कि जैसे ये मार्कर है। ठीक है, अच्छा उससे पहले भी मैं इसको और अच्छे से समझाऊंगी। तो डिमांड होने से कैसे, अब जैसे डिमांड हुआ, जैसे मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो गया, बढ़ गया। लिक्विडिटी मतलब मनी सप्लाई। हम लोग आम बोलचाल में लिक्विडिटी को क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई, लेकिन टेक्निकली ये टर्म यूज करना हम लोग यूज करते हैं कि मार्केट में जब भी लिक्विडिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मार्केट में लिक्विडिटी यानी कि मनी सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एज ऑब्वियस जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे। तो लिक्विडिटी बढ़ा, तो लिक्विडिटी बढ़ने से क्या बढ़ गया, डिमांड बढ़ गया। क्यों, अभी देखो मेरे पास पैसे नहीं है, तो जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं कोई भी सामान क्यों लूँगी, या मैं क्यों सोचूंगी कि मैं वो लूँ। लेकिन जैसे ही मेरे पास आया, मैं क्या करूँगी, मैं डिमांड करना शुरू कर दूंगी। तो जैसे ही मार्केट में पैसा आया, अब कैसे आया, क्या क्या कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी हम लोग। तो मार्केट में पैसा आया, और पैसा आते के साथ क्या हो गया, मार्केट में डिमांड बढ़ा, और डिमांड जैसे ही बढ़ा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइस तो बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, अब लिक्विडिटी आया, याद रखना ये सिंपल सा है, लिक्विडिटी आया, मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ा, मनी फ्लो बढ़ गया मार्केट में। अब जब मनी आ गया मार्केट में, पैसे आ गए मार्केट में, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, डिमांड करना शुरू कर दिया। और जब डिमांड करना शुरू कर दिया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइस इंक्रीज कर जाएगा, और उसी समय फिर क्या आ जाएगा, फिर इन्फ्लेशन आएगा। तो देखना इन्फ्लेशन का एक ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, डिमांड पुल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को एक एग्जाम्पल में समझा देती हूँ। ये एक मार्कर है। ठीक है, अब ये मार्केट में इसको 10 रुपये में बेच रही हूँ। अब ये 10 रुपये का मार्कर मैं 10 लोग को इसको लेने वाले 10 लोग हैं, मैं 10 रुपये में इसको बेचूंगी। लेकिन यही 10 रुपये का मार्कर जब मैं देख रही हूँ कि इसको लेने वाले लोग अब बढ़ गए, क्योंकि अब उनके पास पैसा आ गया। अब जब उनके पास पैसा आ गया तो लोग ये मार्कर लेने आएंगे। अब मेरे पास मार्कर कितना है, 10, और डिमांड क्या है, ज़्यादा।
ठीक है। तो जब मार्केट में डिमांड हो जाए, मेरे पास मार्केट 10 ही है लेकिन डिमांड क्या हो रहा है 20, 25, 50 लोग, 100 लोग लेने वाले, तो क्या मैं ये 10 रुपए के मार्कर को 10 रुपए में बेचूंगी? नहीं बेचूंगी। अब यही 10 रुपए का मार्कर क्या हो जाएगा 50 रुपए में मैं बेच दूँ इसको। क्यों ये 50 रुपए में बेच रही हूँ? क्योंकि यहाँ पर डिमांड बढ़ रहा है। तो अब देखो यहाँ पर इन्फ्लेशन आया कि एक डिमांड, मार्केट में पैसा का फ्लो होने से क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन आता है। तो ये सवाल बनता है, तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि पूछ देगा मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है कि इन्फ्लेशन घटता है। तो आप खुद से सोच लेना, पैसा आएगा डिमांड होगा पैसा बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल समझ में आया। तो पहला क्या मैंने बताया, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, अब पैसा कैसे कैसे आ सकता है ये आप लोग सोचो। यहाँ सोचने वाला है सवाल कि पैसा कैसे आएगा, तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे मैंने बोला डिमांड बढ़ेगा, तो डिमांड कब होगा, जब लोगों के पास पैसे आएंगे। और पैसे कब आएंगे, कैसे कैसे आ सकते हैं पैसे, अब ये नहीं बोलना कि चोरी वोरी करके। ठीक है, तो पैसे कैसे आएंगे, मान लो रोजगार में बढ़ोतरी हो गई। अब देखो यहाँ पे भी सवाल बन जाएगा कि रोजगार में बढ़ोतरी होने से क्या इन्फ्लेशन बढ़ेगा? बढ़ेगा, क्योंकि रोजगार में बढ़ोतरी होगी तो मेरे पास पैसे आएंगे, तो मैं डिमांड करूंगी, और जब मैं डिमांड करूंगी तो प्राइस क्या होगा, बढ़ेगा। क्लियर है ये? तो ये सब लाइन याद रखना, ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर रखना। तो मैंने क्या बोला कि लोगों के पास रोजगार आया तो इन्फ्लेशन बढ़ गया। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दे दिया। और क्या कारण हो सकते हैं, मान लो बैंक जो है वो ऋण दर जो है वो कम कर दे। ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट जो है कम कर दे। मान लो मुझे अभी घर बनाना है, मेरे पास पैसा नहीं, मैं बैंक जाऊंगी, अब बैंक में पता चला इंटरेस्ट रेट बहुत हाई है, मैं नहीं बनाऊंगी। जैसे ही मुझे पता चला, लोगों को पता चला कि बैंक ने इंटरेस्ट रेट कम कर दिया किसी भी चीज़ में, मान लो होम लोन पे कम कर दिया, अब लोग क्या करेंगे, दौड़ेंगे कि चलो इंटरेस्ट रेट कम हो गया, अब उसको क्या करो, हम लोग इंटरेस्ट रेट मतलब पैसे ले लो जाकर बैंक से। तो यहाँ पर बैंक जब ऋण दर को कम करती है तो वहाँ पर क्या आएगा, ऑब्वियसली मार्केट में पैसा मतलब पैसा आएगा, लोग ऋण लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, बैंक ऋण दर कम कर दे तो उससे भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन्फ्लेशन आएगा। यहाँ पर एक ये भी कारण हो गया। ठीक है, आगे समझते हैं और क्या क्या कारण हो सकते हैं, आप सोचो। ये तो हो गया कि रोजगार बढ़ गया, लोगों के पास पैसे आ गए, बैंक ऋण दर कम कर दे उससे पैसे आ गए, सरकार अकाउंट में 15-15 लाख रुपए दे दे उससे भी मार्केट में पैसा आ सकता है। ठीक है, अब ये सवाल नहीं बनेगा, ठीक है, ये मजाक था। तो ऐसे बहुत सारे कारक हो सकते हैं कि अगर मार्केट में पैसा आना चाहिए, मनी सप्लाई होना चाहिए, लिक्विडिटी बढ़ना चाहिए, लिक्विडिटी बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, और उसी को हम क्या बोलते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्लियर है? आई थिंक ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। अब आगे नेक्स्ट दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा क्या था, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। अब देखना, मैंने एक बताया कि डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ता है। अब डिमांड कभी कभी देखा गया कि मार्केट में डिमांड नहीं है, इस पेन को लेने वाले अब मेरे पास 10 ही लोग हैं, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, मार्केट में इन्फ्लेशन आ रहा है। अब उसका क्या कारण है, तो उसका कारण है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश क्या होता है, इसमें जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो कच्चे माल है, जो इनपुट है, उनका प्राइस क्या होता है, बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये मार्कर को मैं 10 रुपए में बेच रही हूँ, अब इसको लेने वाले भी 10 ही लोग हैं, डिमांड नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी इसका दाम क्यों बढ़ रहा है? क्यों? क्योंकि इसमें जो लागत लग रही है, इस मार्कर को बनाने में जो भी इनपुट लगा है, जो भी रॉ मटेरियल्स कच्चे माल इसमें लगे हैं, उसका प्राइस बढ़ गया। अब उसका प्राइस बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर ये पेन मैं अगर 10 रुपए में बेच रही थी, 10 रुपए में मान लो ये पेन मेरे पास मैंने खरीदा, इसको मैं बेच रही हूँ मान लो 11 रुपए में, तो अब इसका लागत ही अगर 11 रुपए हो जाएगा तो क्या मैं इस पेन को 10 रुपए में बेचूंगी? नहीं बेचूंगी, क्योंकि यहाँ पर इसका जो लागत ही क्या हो रहा है, इसका जो इनपुट ही है वो 11 रुपए हो रहा है। तो एज ऑब्वियस इसका इस 10 रुपए के पेन को क्या हो रहा है, इसका दाम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब इसको मैं 12 में बेच दूँ, 13 में बेच दूँ। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि मार्केट में डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी इन्फ्लेशन हो रहा है। कारण क्या है कि रॉ मटेरियल का दाम बढ़ जाना। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे डीजल का दाम आप देखते होंगे, डीजल का दाम बढ़ा तो आप देखना भाड़ा रेट वगैरह किराया वगैरह बढ़ जाता है। आउटपुट हमेशा, जब भी रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ेगा, आउटपुट हमेशा क्या होगा बढ़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो हो जाएगा वो बढ़ जाएगा। तो ये हो गया आपका कॉस्ट पुश
इन्फ्लेशन। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में जो इनपुट बढ़ा तो उसका आउटपुट निकल के बढ़ के ही आएगा और उससे प्राइस हमेशा बढ़ेगा। और तीसरा मैंने बताया था स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, अब स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन क्या है कि मार्केट में देखा गया कि डिमांड भी नहीं है फिर भी इन्फ्लेशन है। अब देखा गया कि रॉ मटेरियल भी ठीक है, उसके प्राइस में भी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, फिर भी इन्फ्लेशन आ रहा है। मतलब डिमांड पुल भी नहीं है, डिमांड भी नहीं है, कच्चे माल के दाम भी नहीं बढ़ रहे, फिर भी हम यहाँ पर देख रहे हैं इन्फ्लेशन आ रहा है। तो उसका कारण क्या है? स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। और ये सवाल बनता है ये सारा कुछ, ठीक है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन समझना कि यहाँ पर क्या मेन इस इन्फ्लेशन के आने का कारण है डेफिशिएंसी, स्टोरेज की कमी। सरकार जो है जो माल होते हैं उसको स्टोर कर पाने में सक्षम नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसको स्टोर कर पाने में जब सक्षम नहीं है तो सामान चीज़ें आप देखते होंगे कि माल बर्बाद हो गया, सामान खराब हो गया या सड़ गया, गल गया, ठीक है। कारण क्या है? यहाँ पर डिफिशिएंसी, स्कार्सिटी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर कमी है स्टोरेज की। अब इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में क्या होता है कि जब लोग, जो व्यापारी लोग जो देख रहे होते हैं कि यहाँ पर स्टोरेज की कमी है, अब वो क्या करेंगे कि वो सारा कुछ स्टोर करके उसको अच्छे से रख लेंगे। और यहाँ पर फिर दो चीज़ निकल के आता है स्ट्रक्चरल में। अब वो करते क्या है? एक तो होर्डिंग, जमाखोरी, और एक हो गया आपका कार्टेलाइजेशन, ठीक है। एक हो गया होर्डिंग और एक हो गया कार्टेलाइजेशन। अब क्या होता है इसमें कि मैंने बताया कि मतलब सरकार स्टोर नहीं कर पाई, स्टोर करने में सक्षम, स्टोरेज में सक्षम नहीं है। अब क्या होगा? सामान, चीज़ें खराब होंगी। तो यहाँ पर व्यापारी क्या करते हैं? इसको स्टोर करके ये लोग रख लेंगे। अब स्टोर करके, मैंने बोला जमा करके, जमाखोरी, जमा करके इन्होंने रख लिया। अब ये मार्केट में जो रेट चल रहा, अब मान लीजिए चीज़ें खराब हो गई तो अब मार्केट में कम माल गया। मान लो एक प्याज का एग्जांपल कि प्याज बहुत कम गया माल, और क्या किया? व्यापारियों ने इसको अपने पास स्टोर करके रख लिया। क्यों स्टोर करके रख लिया? क्योंकि जब वो देखेंगे कि प्राइस, अब इसको लोग मांग रहे हैं, इसको लोग खोज रहे हैं, प्याज चाहिए, तो अब ये क्या करेंगे? जमा करके रखेंगे और इसको हाई प्राइस में जाकर क्या करेंगे? बेचेंगे। तो उसी को हम बोलते हैं होर्डिंग। तो ये भी एक कारण है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का, ये दोनों के अलावा, ठीक है। और दूसरा क्या होगा? कार्टेलाइजेशन में क्या होता है कि यहाँ पर व्यापारी एक मीटिंग कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर 10 दुकान है, इस 10 दुकान में हमने मिलकर एक मीटिंग कर लिया कि हम प्याज को, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ, कोई भी सामान है, हम लोग इस सामान को 100 रुपये से नीचे नहीं बेचेंगे, 100 रुपये या उससे हाई में ही हम लोग बेचेंगे। अब मान लो यहाँ के जो लोग हैं, सामान तो उनको लेना ही है, खरीदना ही है, खरीदारी तो करनी ही है। अब वो जब जाएंगे तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा, उनको इस दुकान में भी 100, उस दुकान में भी 100, मतलब आपसी मीटिंग करके यहाँ पर एक फिक्स रेट कर लेना कि इस रेट से नीचे हम चीज़ों को नहीं बेचेंगे। और ये भी कारण होता है एक इन्फ्लेशन आने का। तो अब ऐसी बात है ना कि लोग बढ़ाकर ही रेट तय करेंगे, तो वो हो गया आपका कार्टेलाइजेशन। आई थिंक आपको होर्डिंग और कार्टेलाइजेशन समझ में आ गया हो, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो याद रखना, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द बेसिस ऑफ काउज। एक होता है डिमांड बढ़ने पर, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। कॉस्ट, कभी कभी डिमांड नहीं होते हुए भी आपका क्या होता है, ये सवाल कहीं बना था, ये सवाल बना था कहीं, ठीक है, कि डिमांड नहीं होते हुए भी आपका इन्फ्लेशन आ रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? कॉस्ट पुश भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो कॉस्ट पुश, याद रखना, रॉ मटेरियल्स के दाम बढ़ जाए, इनपुट का दाम बढ़ जाए तो आउटपुट ऑब्वियसली बढ़कर ही आएगा। और स्ट्रक्चरल क्या हो गया कि स्टोरेज की कमी के कारण यहाँ पर व्यापारी क्या करते हैं? इसका होर्डिंग और कार्टेलाइजेशन जैसे चीज़ें करते हैं। क्लियर है? तो आई थिंक आपको आज का इन्फ्लेशन वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इन्फ्लेशन के आगे के टर्म्स को, और भी बहुत सारे जैसे रिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन, तो ऐसे बहुत सारे टर्म्स को समझेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।